Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 6 of chapter number 2 from trade to territory. In this part, in the last part we have already studied about the British rule till the 1857. अभी तक हमने 1857 तक ब्रिटिश ने कहाँ तक रूल कर लिया था इसको समझ लिया था. ठीक है, तो मैं अब मैप के थ्रू मैं ये समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ तक ब्रिटिश रूल आ चुका था इंडिया में. देखो, जो ये रेड वाला पार्ट है ये था, जो ये स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1757 तक की. तो 1757 तक मैक्सिमम पार्ट जो था इंडिया का वो ब्रिटिश के अंडर नहीं था. ये वाला पार्ट ब्रिटिश के अंडर नहीं था. जो ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये ही केवल किसके अंडर था? ब्रिटिशर्स के अंडर था. ठीक है, तो ये 1757 से लेके 1857 तक ये पूरा मैप का डिज़ाइन देखो अब चेंज हो चुका है. तो ये जो येलो वाला पार्ट है, तुम्हें इसको इस पे ध्यान देना कि ये कौन सा रूल है? ब्रिटिश रूल है. ठीक है, तो 1757 से ही देखो, पहले इनके पास कौन सा था? ये नॉर्थ वाला ये ईस्ट वाला पार्ट था, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता वाला पार्ट इनके अंडर था. कुछ ये वाली प्रोविंस थी, कुछ यहाँ पर मद्रास वाला पार्ट था, और थोड़ा बहुत मुंबई वाला भी पार्ट था. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के अंडर था. धीरे धीरे करके देखो यहाँ पर ये चेंज हुआ, ये एरिया इन्होंने कैप्चर किया, फिर ये वाला एरिया इन्होंने कैप्चर किया. फिर मैसूर की जो वॉर हुई थी उसके बाद ये मैसूर वाला एरिया भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था. मुंबई वाला पार्ट इनके अंडर आ चुका था. और फिर धीरे धीरे करके ये सिंध पंजाब वाला एरिया, तो ये यूपी वाला एरिया, दिल्ली वाला एरिया, कोलकाता वाला एरिया, ये सब जो येलो वाला पार्ट तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये 1857 का मैप है, जब ब्रिटिशर्स का रूल देखो यहाँ पर था. ठीक है, तो अभी ये देखो, ये है लोकेशन जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी. ये सारी लोकेशन है ब्रिटिशर्स के अंडर. ठीक है, तो डायरेक्टली रूल था, प्रिंसली स्टेट था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखो मैसूर के अंदर उन्होंने एक राजा बना दिया था वाइडया डायनेस्टी का. तो डायरेक्ट रूल नहीं करती थी गवर्नमेंट इसके ऊपर. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट रूल नहीं करते थे मैसूर के ऊपर. उन्हें जो जो एरिया चाहिए था, जैसे ये वाला साइड वाला जो एरिया है, ये इन्होंने अपने अंडर ले लिया था. बाकी सारा एरिया वाडिया डायनेस्टी के राजा को दे दिया गया था वापस. ठीक है, देखो ये सिंध वाला एरिया इन्होंने कैप्चर कर ही लिया था, जो अभी हमने 1843 में देखा था. ये वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया. ठीक है, तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया, मराठा से जो छीना था इन्होंने, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी वाला एरिया, तो ये सब इनके अंडर था. दिल्ली वाला एरिया. ठीक है, अब हम बात करते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वहाँ पर ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो अभी हम बात करेंगे केवल और केवल 1757 से लेके 1857 के बीच में जो पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे. अभी तक हमने बात की थी वॉर्स के बारे में कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों ने. ठीक है, 1757 से लेके 1857 के बीच में. अब आज हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस वो लेके आए. ठीक है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, उन्होंने क्या किया? चेंजेस किए. तो ये चेंजेस कब स्टार्ट होते हैं? 1773 के आसपास से. ठीक है, 1773 में पहले गवर्नर जनरल बनते हैं. क्या बनते हैं? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और उनका नाम क्या था? वैरेन हास्टिंग. तो वैरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. तो ये कब से कब तक गवर्नर जनरल होते हैं? 1773 से लेके 1785 तक. इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना. ठीक है, बहुत सारे जो कंपनी की पावर का जो एक्सपेंशन हुआ था, कंपनी ने जो अपनी पावर इंक्रीज की थी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल वैरेन हास्टिंग का भी था. ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और 1773 से लेके 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे. तो इन्होंने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं कि सिस्टम में क्या क्या चेंज किया था इन्होंने. इन व्हाट वेज द, तुम्हें ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है. इन व्हाट वेज द एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ द इंडियन रूलर्स। तो तुम्हें आंसर यहाँ पर मिलेगा, देखो तुम्हें ये 4 पॉइंट लिखने हैं इसके, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। तो जो कंपनी डिवाइड्स इट्स ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जो कंपनी का जितना भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी उसको इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और इनको ये कहा करते थे प्रेसिडेंसीज। क्या कहते थे? प्रेसिडेंसीज। तो कितनी प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर? तो उसके अंडर हुआ करती थी 3 प्रेसिडेंसीज, पहली बंगाल, दूसरी मद्रास और तीसरी बॉम्बे, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी अंडर द ब्रिटिश रूल, रिमेंबर दिस, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। उस टाइम पर इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो किस तरीके से डिवीजन था उसका? डिस्ट्रिक्ट्स वर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो हमें इसमें कंपैरिजन करना है कि ब्रिटिश रूल के अंडर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था और जो इंडियन रूलर्स थे उनके अंडर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था? प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर रखा था और 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, वेयर एज इंडियन रूलर्स ने क्या किया हुआ था? डिस्ट्रिक्ट थी जो उनकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करती थी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट्स वर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। पॉइंट नंबर 2, ईच प्रेसिडेंसीज वाज रूल्ड बाय द गवर्नर। जो हर एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी इस पे कौन रूल किया करता था उस टाइम पर? गवर्नर। वेयर एज इन द इंडियन रूलर्स डिस्ट्रिक्ट्स वर रूल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। इंडियन रूलर्स में क्या होता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रूल किया करता था जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे उन पर। थर्ड पॉइंट है द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज द गवर्नर जनरल। और सबसे ऊपर, सबसे ऊंची पोस्ट जो हेड होगा पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का वो कौन था? गवर्नर जनरल। तो ब्रिटिशर्स में कौन था एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? वो था गवर्नर जनरल। जबकि यहाँ पर इंडियन रूलर्स में कौन था एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड हुआ करता था? वो थे किंग, राजा एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हुआ करते थे। मेन जॉब ऑफ द गवर्नर जनरल वाज टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता था गवर्नर जनरल का? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस करने का, जो सिस्टम है उसको उसमें चेंजेस करना, ठीक है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चेंज करना। जबकि इंडियन रूलर्स में मेन जॉब क्या थी कलेक्टर की? टू कलेक्ट, देखो नाम क्या था उसका? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब ही क्या होता है? जो कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्ट का मतलब क्या होगा? क्या चीज कलेक्ट करेगा वो? रेवेन्यू या टैक्सेस को। was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district। उसका काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रिटिश रूल एंड द इंडियन रूलर उस पीरियड में 1757 से लेके 1857 के टाइम पर, ठीक है। अब जब ये रिफॉर्म्स किए इन्होंने तो कुछ नए सिस्टम ऑफ जस्टिस भी लेके आए ये लोग। कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक है। इंडिया में अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस लेके आए, यानी कि कानून का एक नया सिस्टम। वेयर इन हास्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? जस्टिस के ऊपर, यानी कि कोर्ट्स बनाए इन्होंने। तो क्या क्या इस सिस्टम में क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए? हाउ वॉज अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस इंट्रोड्यूस इन 1772। तो 1772 में क्या नया सिस्टम आया था जस्टिस का, उसको समझते हैं। देखो, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टू हैव 2 कोर्ट्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने 2 कोर्ट्स बना दिए, एक था क्रिमिनल कोर्ट और एक था सिविल कोर्ट। याद रखना, इन्होंने क्या किया? हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट्स बनाए। पहला है क्रिमिनल कोर्ट जिसे क्या कहा जाता था? फौजदारी अदालत। और दूसरा था सिविल कोर्ट, ठीक है, जिसे कहा जाता था दीवानी अदालत, ठीक है। सेकंड इन्होंने चेंज किया, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। तो देखो
अब ये कोड तो बना दिए, क्रिमिनल कोड बन गया और सिविल कोड बन गया, तो दो कोड्स बनाए, क्रिमिनल कोड और सिविल कोड। इसमें जजेस होंगे, ठीक है, वो जजमेंट देंगे। तो ये जजमेंट गलत ना दें, इसके कारण इन्होंने क्या किया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटीज़ हुआ करते थे बंगाल में, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम। तो इन्होंने क्या किया, हिंदुओं के लिए हिंदू पंडितों से कहा कि आप हिंदू के जो लॉज हैं उसको आप हमें समझाइए, ठीक है, ताकि हम जो हिंदू के लॉ हैं वो लागू कर सकें अपने कोर्ट्स के अंदर। इसी तरीके से उन्होंने मौलवी को बुलाया गया, मौलवी से ये कहा कि आप मुस्लिम के जितने भी कानून हैं हमें वो बताइए, ताकि हम मुस्लिम्स पे जो भी कानून होंगे उन पे लागू करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इंटरप्रेट करने के लिए जो कानून है हिंदू पंडित और मौलवी को बुलाया, ठीक है। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती। जो क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे वो किसके अंडर रहा करते थे, काजी और मुफ्ती के। काजी क्या होता है, काजी होता है जज, ठीक है, और मुफ्ती होता है जूरिस्ट। जूरिस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि एक पूरी, देखो पहले क्या होता था सिस्टम में, ये कोर्ट है एक, ठीक है, इसमें एक तो जज होगा और कई सारी जूरी होगी, ठीक है। जैसे तुमने आई थिंक उसमें देखा होगा रुस्तम मूवी में, तो उसमें जूरी हुआ करती थी, वो क्या करती थी, वो फैसला लेती थी कि मतलब वोटिंग करते हैं, वो कई सारे लोग होते हैं उसमें 10-12 लोग, और वो वोटिंग करते हैं और ये बताते हैं कि वो भी सुनते हैं पूरी, जितने भी जो भी दलीलें होती हैं वो सब सुनते हैं, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है जज को देते हैं। फिर जज फैसला लेता है कि क्या उसका मतलब क्या पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे वो काजी और मुफ्ती के अंडर होते थे, और सुपरविजन में किसके होते थे, कलेक्टर के, यानी कि उस पर हेड वो सब कौन सुपरवाइज कर रहा होता था, कलेक्टर। कलेक्टर वो सब देख रहा होता था कि कौन सा फैसला किसके पक्ष में लिया जा रहा है, गलत है कि नहीं है, सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कौन देखता था, कलेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ट्रायल चल रहा है, किसके ऊपर, वेरेन हास्टिंग पे। देखो जब वेरेन हास्टिंग इंग्लैंड वापस गए तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, ठीक है, ठीक है। एडमंड ब्रेक अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट इन बंगाल। मिस गवर्नमेंट हुई थी बंगाल के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट ढंग से नहीं चली थी, बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ था जब वेरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो इसलिए जब ये वापस इंग्लैंड जाते हैं 1789 में, देखो उनका टेन्योर देखो आप, 1773 से लेके 1785 तक वो इंडिया में गवर्नर जनरल रहते हैं, फिर वो इंग्लैंड वापस जाते हैं। तो 1789 में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि मिस गवर्नमेंट हुई थी बंगाल में, तो इसलिए उनको हटाने के लिए, हटाने का मतलब होता है इम्पीच करने के लिए मुकदमा चलाया जाता। दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट डेट लास्टेड 7 ईयर्स, और 7 साल तक ये मुकदमा चला था उनको हटाने के लिए, ठीक है, वेरेन हास्टिंग को। तो इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। इम्पीचमेंट का बेसिकली मीनिंग होता है हटाने के लिए, किसी को किसी पोस्ट से हटाने के लिए, गवर्नर जनरल की पोस्ट से उन्हें हटाने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो याद रखना इम्पीचमेंट सबसे पहले किस पे हुई थी, तो वेरेन हास्टिंग पे हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था, तो उसके बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अ मेजर प्रॉब्लम डेट वाज डेट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। देखो हर एक पंडित जिससे भी गवर्नमेंट पूछती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूछती थी कि कानून का मतलब बताइए, तो वो जैसे 10 पंडितों को बुलाती थी, तो 10 पंडित अपने अलग अलग मीनिंग बताया करते थे उन कानूनों का। जैसे जो हिंदू कानून होते ना, सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हुआ करते थे, अलग अलग मीनिंग हुआ करते थे, मतलब किसी से भी पूछो तो वो अलग मीनिंग बताया करता था। हर पंडित का अपना एक अलग मीनिंग हुआ करता था हिंदू कानूनों का, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो क्या करती है कंपनी, कुछ यूनिफॉर्मिटी लाती है
किस तरीके से? व्हाट डिड द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन डिड टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द लॉज ऑफ इंडिया। तो जो लॉज हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? सब जगह एक जैसे कानून हो, किसी से भी पूछा जाए, अगर जैसे 10 पंडित है तो 10 पंडितों से भी पूछा जाए तो 10 के 10 पंडित उसका सेम आंसर बताएं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसा। तो कानून को एक जैसा बनाने के लिए कंपनी ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, जैसे टू ब्रिंग अबाउट द यूनिफॉर्मिटी इन 1775। 1775 में क्या किया उन्होंने? 11 पंडितों को बुलाया। 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। उनको बोला कि आप सब आपस में बैठो और बैठ के एक कानून की एक किताब बनाओ पूरी मिल के, ठीक है। तो 11 पंडितों को बुलाकर उन्होंने एक हिंदू कानूनों के ऊपर एक किताब बनवाई गई, ठीक है। एन बी हेलहेड ट्रांसलेटेड द डाइजेस्ट इनटू द इंग्लिश। तो एन.बी. हेलहेड ने उस किताब को जो हिंदू कानून पे बनाई गई थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो हिंदू कानूनों की किताब को किसने ट्रांसलेट किया? एन.बी. हेलहेड ने, ठीक है। By 1778 a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of the European judges। 1778 तक आते आते मुस्लिम लॉ को के कोड को भी कंपाइल कर लिया गया ताकि यूरोपियन जजेस जो हैं वो कानून जो जजमेंट दें वो ढंग से दें, क्योंकि उनके पास अगर देखो हिंदू कानून हिंदी में लिखे रहेंगे और जो ये मुस्लिम कोड हैं ये किस में लिखे रहेंगे? ये उर्दू में लिखे रहेंगे। तो इसको पहले क्या किया गया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और जो यूरोपियन जजेस थे, यूरोपियन जजेस कौन है? जो ब्रिटिश के जजेस थे जो इन सुप्रीम कोर्ट्स में बैठा करते थे, उनको ये इंग्लिश वाले कानून दे दिए गए ताकि वो इनमें से पढ़ के फैसला सुना सकें, ठीक है। किसी को अगर पनिशमेंट देना है तो उस तरीके से वो पनिशमेंट दे सकें। When was the Supreme Court established under which act? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई और कौन से एक्ट के अंडर? अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया, ठीक है। उसके अंतर्गत अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश। एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है, 1773 के आसपास, और ये कोलकाता में बना था पहले, ठीक है। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेटअप एट कोलकाता। और एक और अदालत बनाई गई थी, उसको क्या कहा जाता था? सदर निजामत अदालत, ठीक है, वो भी कोलकाता में बनाई गई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट बना था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। और ये बना था पहले कहाँ पर इस्टेब्लिश था? कोलकाता में। और आज की डेट में 1947-48 में इसको मूव करा के कहाँ पर ले गया? दिल्ली में। तो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं कि जो जैसे आज की डेट में अगर जैसे कहीं कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो उसका हेड कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पहले ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर कौन हुआ करता था? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। वो वाज द प्रिंसिपल फिगर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड व्हाट वाज इट्स फंक्शन। तो प्रिंसिपल फिगर कौन होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? तो प्रिंसिपल फिगर हुआ करता था कलेक्टर, याद रखना, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता था? कलेक्टर। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो कलेक्टर का काम क्या होता था? टू कलेक्ट रेवेन्यू, उसका काम होता था। देखो कलेक्टर बोला है ना, तो कलेक्ट करेगा वो। कलेक्ट क्या करेगा? रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द जजेस, पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगा की हेल्प से, जजेस की हेल्प से और पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से वो क्या करेंगे? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हिज ऑफिस। उसका जो ऑफिस जहाँ पर कलेक्टर बैठता है उसके ऑफिस को कहा जाएगा कलेक्टरेट। क्या बोला जाएगा? कलेक्टरेट। आज भी जहाँ पर डीएम बैठता है उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टरेट। तो डीएम जो डीएम आज की पोस्ट है ना, वो पहले डीसी होती थी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। और जो उसका ऑफिस होता है उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टरेट। became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority।
तो कलेक्ट्रेट क्या हुआ, ये नई पावर आ गई थी, यानी ब्रिटिशर्स ने एक नई पोस्ट बनाई जिसका नाम क्या था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट। ठीक है, और उसने जितनी भी पुरानी अथॉरिटीज थी उन सबको रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह पर अब क्या आ चुका था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मुगल आर्मीज में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। देखो, कॉलोनियल रूल पर मुगल आर्मी किस तरीके की होती थी। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्ट ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी रूल में, वो होती है उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी आर्मी में कितनी पावर है उसकी। मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी। तो जो मुगल आर्मी हुआ करती थी उसमें केवल और केवल कैवलरी होती थी। कैवलरी क्या होती है, घुड़सवार। ठीक है, घोड़े वाली आर्मी कैवलरी को बोला जाता है। ठीक है, सवास ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़े पे चलते हैं ना उसे कैवलरी बोला जाता है। और इन्फेंट्री होती है जो पैदल सोल्जर्स होते हैं, यानी जो फुट पे चलते हैं। ठीक है, याद रखना, कैवलरी मीन्स ट्रेंड सोल्जर्स ऑन द हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री मीन्स द फुट सोल्जर्स, जो पैदल चलते हैं और लड़ाई करते हैं उन्हें कहा जाता है इन्फेंट्री। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, उन्हें आर्चरी में भी ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी तीरंदाजी में, एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड। और पहले कैसे लड़ते थे लोग, ज़्यादातर तलवारों से, स्वॉर्ड से। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। जो ये कैवलरी होती थी, जो घोड़े वाली आर्मी होती थी, ये ज़्यादातर डोमिनेट करती थी मुगल आर्मी में। और मुगल वाले जो होते थे, जो मुगल आर्मी वाले होते थे, वो कभी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं देते थे इनको, ना ही इन्फेंट्री को ना ही कैवलरी को। ठीक है, तो इनके पास कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, इसी कारण से जो ये ब्रिटिशर से हारते भी हैं। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स। तो जितने जो मुगल आर्मी होती थी उसमें कौन लोग होते थे, ज़्यादातर पीजेंट्स, किसानों को भर्ती कर लिया जाता था, आर्मी पीजेंट्स होते थे वो। एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल विद द पैदल सोल्जर्स। और जो जमींदार्स होते थे वो पैदल सोल्जर्स हुआ करते थे, वो उनको पैदल सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो ज़्यादातर देखो गरीब किसान हैं उनको आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था। अब तो कंपनी ने अपनी एक अलग आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया, और उस आर्मी का नाम दिया इन्होंने सिपाही आर्मी। ठीक है, अ चेंज अकर इन द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में ये चेंज आने स्टार्ट हो गया, व्हेन द मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध और बनारस स्टार्ट रिक्रूटिंग द पीजेंट इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो जब देखो मुगल शासक थे, जो उनके जो सक्सेसर्स थे, उनके बाद जो शासक आए, उन्होंने जैसे अवध में और बनारस में, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी में किसानों को भर्ती करा, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी दी, उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उन जो भी आर्मी के सोल्जर्स होते थे उसमें जो भी भर्ती होता था उन सबको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाया जाता था ट्रेनिंग देके। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड अडॉप्ट किया व्हेन इट बिगन रिक्रूटिंग फॉर इट्स ओन आर्मी, जब वो अपनी आर्मी के लिए भर्ती किया करते थे, रिक्रूटमेंट किया करते थे, विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी। और जो ये रिक्रूटमेंट होती थी, जो भर्ती होती थी, इस आर्मी को बोला जाता था सिपाही आर्मी। ठीक है, सिपाही का मतलब क्या होता है, सोल्जर। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बर्मा। तो ये रिक्रूटमेंट क्यों की इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रिक्रूट कर रही थी सिपाही आर्मी को, बर्मा में लड़ाई चल रही थी। बर्मा क्या है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में लड़ाई चल रही थी, अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, किसकी, ब्रिटिश की। म्यांमार के साथ लड़ाई चल रही थी, अफगानिस्तान के साथ, इजिप्ट के साथ। तो उन्हें आर्मी चाहिए थी, तो आर्मी कहाँ से ली उन्होंने, इंडिया से। ठीक है, इंडिया में रिक्रूटमेंट की और उस आर्मी को बोला जाता था सिपाही आर्मी। देखो इस तरीके की बंदूक ये यूज़ किया करते थे, तो इसे कहा जाता है मस्केट। और ये मैच लॉक होता है, यहाँ से खोलने के लिए एक तार सा लगा होता है, तो इसे कहा जाता है मैच लॉक्स। ठीक है, इस तरीके के वेपन्स उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे और आर्मी को प्रोवाइड किए जाते थे, सोल्जर्स को दिए जाते थे। तो क्या क्या मिलिट्री में चेंजेस लाए ब्रिटिशर्स, क्या क्या मिलिट्री में उन्होंने चेंजेस किए, देखो। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप
pace with the changing military requirements and its infantry regiments now become more important. तो पहले क्या थी, पहले देखो जो मुगल एम्पायर थे उसमें कैवलरी घोड़े वाली जो आर्मी थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब चेंजेस हुए मिलिट्री के अंदर तो जो कैवलरी वाली है ये इंपॉर्टेंट नहीं रह गई। कौन सी वाली इंपॉर्टेंट हो गई, इन्फेंट्री वाली। इन्फेंट्री वाली कौन सी होती है, जो पैदल सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, जो फुट पे चलते हैं, पैदल पैदल चलते हैं बंदूक लेके, तो वो इन्फेंट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई जब ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी आर्मी में। सेवरल चेंजेस अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। क्या क्या चेंजेस हुए, पहला, इन द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी आते आते ब्रिटिशर्स बिगन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाया, ठीक है, सब जगह भर्ती का एक जैसा सिस्टम बनाया गया, ठीक है, उनको सैलरी मिलती थी, यूनिफॉर्म होती थी, उन्हें वेपन्स दिए जाते थे, तो एक तरीके का यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाया। याद रखना क्या बनाया, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। पॉइंट नंबर 2, सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। उन्हें क्या किया गया, यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग कराई गई, ठीक है, ट्रेनिंग होती थी उनकी, दौड़ होती थी, ड्रिल होती थी। ड्रिल का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज होती थी उनकी, ठीक है। डिसिप्लिन आर्मी में लाया गया, डिसिप्लिन डेट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। और उन्होंने एक प्रॉपर डिसिप्लिन सिस्टम बनाया। तो क्या क्या चेंजेस किए, यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी गई, उन्हें ड्रिल कराई गई, डिसिप्लिन लाया गया उनमें, ठीक है। इस तरीके से जो आर्मी है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820s। तो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी थी। वॉरफेयर का मतलब यहाँ पर है कि लड़ाई करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका था। तो इसलिए अब क्या हुआ, जो कैवलरी रिक्वायरमेंट्स थी, जो कैवलरी घोड़े वाली आर्मी थी, उसको पूरी तरीके से इन्होंने ख़त्म कर दिया। किसने, कंपनी की आर्मी ने। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। देखो इसमें क्या होता था, जो इन्होंने आर्मी बनाई इसमें कोई कास्ट या कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने सिर्फ सारे लोगों को एक साथ ये भर्ती कर लिया करते थे। तो कास्ट और कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मतभेद आए, ठीक है। इन्होंने कास्ट और जो कम्युनिटी की फीलिंग्स थी उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, सबको एक साथ भर्ती कर लिया करते थे ये लोग, ठीक है। अब कंक्लूजन कर लेते हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लास्ट पार्ट है। अब हम ये इसका कंक्लूजन कर रहे हैं कि हमें क्या समझ में आता है इस चैप्टर में। Thus the East India Company was transformed from a trading company to the territorial colonial power। तो देखो तुम कि पहले ये क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और अब ये क्या बन चुकी थी, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी से अब ये क्या बन चुकी थी, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन चुकी थी, एक तरीके से रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंपनी से ये क्या बन चुकी थी, एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन चुकी थी, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी से इसने कन्वर्ट करके क्या बन गए हैं, ये टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। द अराइवल ऑफ द न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी अर्ली 19th सेंचुरी तक। न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, देखो जो पहले शिप्स यूज़ हुआ करती थी, ठीक है, वो मैनुअल शिप्स हुआ करती थी, तो इतनी फास्ट नहीं मूव करती थी। तो टिल देन इट वुड टेक अराउंड 6 to 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया। अगर आपको इंग्लैंड से इंडिया आना है तो कितना टाइम लगता था, 6 से 8 महीने लगते थे, ठीक है। तो कितने लगते थे, 6 से 8 महीने। लेकिन अब कौन सा इंजन आ चुका था, स्टीम इंजन आ चुका था, कोयले वाला इंजन। स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks। और तो अब टाइम कितना लगता था, 6 से 8 महीने जो टाइम लगता था, अब वो टाइम लगने लगा केवल 3 हफ्ते, यानी सिर्फ 21 डेज, ठीक है, 3 weeks तक का टाइम लगता था। इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स इंडिया आने लगे, क्योंकि टाइम बहुत कम लगता था, सिर्फ 20-21 दिन लगते थे इंडिया पहुंचने में थे, और पहले कितने लगते थे, 6 से 8 महीने। तो पहले कम लोग आया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स इंडिया आने लग गए थे। बाय 1857 तक आते आते द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी। 1857 तक आते आते
इंडिया का जो 63% है, कितना 63% एरिया जमीन पर किसने कब्जा कर लिया था? ब्रिटिशर्स ने 63% एरिया पे उसने कब्जा कर लिया था। और कितनी पॉपुलेशन उसके अंडर आया करती थी? 78%। ठीक है, 78% जो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन थी वो किसके अंडर आती थी? ब्रिटिशर्स के अंडर आती थी। तो देखो 1857 तक आते आते उसने कितना बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया था इंडिया का। Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. लेकिन जो बचा हुआ 37% है उस पर भी जो इनका ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट रूल था, ठीक है, उनको भी किसी ना किसी पॉलिसी के से इन्होंने भी जोड़ा हुआ था। किसके अंडर? ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है, तो सारे लोग मतलब तकरीबन पूरी इंडिया किसके अंडर थी उस टाइम पर? ब्रिटिशर्स के अंडर थी। 1857 तक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये है हमारा कंक्लूजन। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। 1857 तक आते आते हमने कहाँ तक का रूल पढ़ लिया? 1857 तक का। तो 1857 तक आते आते ब्रिटिशर्स के अंडर पूरा इंडिया आ चुका था। होल ऑफ द इंडिया इज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, एक और छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है स्लेव ट्रेड के बारे में साउथ अफ्रीका में। देखो, स्लेव ट्रेड हुआ करता था साउथ अफ्रीका से। तो द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड साउथ अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। तो डच की जो कंपनी थी, जो नीदरलैंड की कंपनी थी, वो साउथ अफ्रीका पहुंची 17th सेंचुरी में। और वहाँ पर उन्होंने स्लेव ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। पीपल वर कैप्चर्ड, चेन्ड एंड सोल्ड इन द स्लेव मार्केट्स। लोगों को कैप्चर किया जाता था, बंदी बनाया जाता था, चेन में बांधा करता था। देखो, ये देखो दिख रहा है ना तुम्हें, चेन से बांध रखे हैं ये लोग। तो चेन से बांधकर इन्हें बेच दिया जाता था स्लेव मार्केट में। व्हेन स्लेवरी एंडेड इन द 1834, स्लेवरी जब खत्म हुई थी 1834 में, तब 37,000 यानी 36,774 स्लेव्स जो थे वो कहाँ पर पाए गए थे? केप ऑफ गुड होप में, जो कि साउथ मोस्ट टिप ऑफ द अफ्रीका है। याद करो, जो ऐसा एरिया था ना, यहाँ से ये जो जाते थे ऐसे शिप्स, ये था केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पर कितने लोग स्लेव्स थे उस टाइम पर? 36,774। ठीक है, तो ये देखो बहुत बुरी कंडीशंस थी उस टाइम पर स्लेव ट्रेड की। तो एक छोटा सा इंसिडेंस बताया हुआ है, तो इसे रीड कर लेना। ठीक है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि 1834 में स्लेव ट्रेड जो है एंड कर दिया गया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड।